गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं इनफच के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्यूडो फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ रखा है। देखिए, हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पहला सेक्शन कवर किया था। पहले सेक्शन के अंदर हमने 4 टाइप के बेसिक डायनामिक्स के थियोरी को जाना था और हमने ये भी समझा था कि हमारे सिलेबस के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स है जिसे न्यूटन ने डेवलप किया। ठीक है, फिर हमने सेकंड सेक्शन स्टार्ट किया था। सेकंड सेक्शन के अंदर हमने बात की थी न्यूटन के 3 लॉ जो कि डायनामिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर हमने सेक्शन थर्ड स्टार्ट किया था जहां पर हमने टाइप्स ऑफ फोर्स को समझा था। फिर हमने फोर्थ सेक्शन स्टार्ट किया था जहां पे फ्री बॉडी डायग्राम और पुल्ली क्या होता है उससे रिलेटेड हमने थियोरी को डेवलप किया था। फिर पांचवा सेक्शन एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम, और एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम के अंदर हमने इक्विलिब्रियम वाले केसेस, नॉन इक्विलिब्रियम वाले केसेस, स्प्रिंग फोर्स के केसेस और वेट मेजरमेंट वाले केसेस को हमने जान लिया था। तो एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम दैट इज फिफ्थ सेक्शन के बाद हमने सिक्स सेक्शन स्टार्ट कर लिया था और सिक्स सेक्शन था कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन 2 टाइप के होते हैं, एक को स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं, दूसरे को कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट कहते हैं, वो भी हमने कवर कर लिया है। और आज के क्लास के अंदर अपन एनएलएम का दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का 7th सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लास्ट सेक्शन होने वाला है और उस 7th सेक्शन का नाम है स्यूडो फोर्स। तो आइए देखते हैं स्यूडो फोर्स क्या होता है। सेक्शन 7 इनफैक्ट लास्ट सेक्शन अपन कह सकते हैं किसका, एनएलएम का, और उसकी हेडिंग है स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है झूठा। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स का मतलब क्या, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया, न्यूटन के 3 लॉ मैंने आपको समझाया। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि भाई इनर्शियल फ्रेम के अंदर किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी के बराबर होता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये अपने को पता है। खासकर अगर अपन एफबीडी के दौरान बातें करें तो अपने को न्यूटन के थर्ड लॉ का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए न्यूटन के सेकेंड लॉ का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऑब्वियसली अपन न्यूटन के फर्स्ट लॉ ही आपका सब चीज़ का बेस है। तो अगर अपन न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करें, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है और सेकेंड लॉ की इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल्स टू ma। तो ये जो F इक्वल्स टू ma वाली जो इक्वेशन है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर वैलिड है। किसके फ्रेम के अंदर वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम के अंदर वैलिड है। अगर आप एनएलएम दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिख रखा है इन इनर्शियल फ्रेम F इक्वल्स टू ma, यानी कि इनर्शियल फ्रेम में ही फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन इज नॉट सोलली कॉज्ड बाय इंटरेक्शन और फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, क्लियर है? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वही बेस है आज के क्लास का। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैसे प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे यही होने वाला है आज के क्लास के अंदर। एक बात और अपन रिकॉल करते हैं कि भाई हमारा जो अर्थ है वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कैसा फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल होता है। लेकिन न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए अपन इसको लगभग इनर्शियल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। एक बात और मैंने आपको बताया था कि नॉन इनर्शियल जो फ्रेम होते हैं या ऑब्जर्वर होते हैं वो इनर्शियल के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल के फ्रेम में एक्सेलरेट करता है। इस चीज का, 2 चीज का ख्याल रखेंगे। ठीक है, लगभग अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम है, या और इनर्शियल फ्रेम या अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम अगर एक्सेलरेट करता है तो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन्स के सेकेंड लॉ दैट इज F इक्वल्स टू ma वाला जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर भी अपन क्या चाहते हैं, F इक्वल्स टू ma लगाना, क्योंकि हमें हैबिट इतना पड़ चुका है, हमें न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन की इतनी आदत पड़ चुकी है कि साइंटिस्टों ने नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को लगाना शुरू किया। तो लगाते वक्त क्या दिक्कत आई, उस दिक्कत को कैसे रिजॉल्व किया गया वही अपन आज के सेक्शन के अंदर सीखेंगे। तो पहले कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर एग्जांपल के थ्रू चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो स्यूडो फोर्स के बारे में 1-2 पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे होते हैं, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में या लगभग अर्थ के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेट करे। जैसे अगर कार एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो सब नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे। तो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम दैट इज फ्रेम एक्सेलरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम और अर्थ
को ही नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज force equals to mass into acceleration, is not valid. However, हमें आदत पड़ चुकी है न्यूटन के सेकेंड लॉ की, और न्यूटन का सेकेंड लॉ लगता नहीं है, वही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं। However, in order to still apply Newton's second law in a non-inertial frame, however, in order to still apply Newton's second law of motion in non-inertial frame, we need to consider an extra force called pseudo force apart from other real forces on body defined as follows। क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज F equals to ma इज नॉट वैलिड। बढ़िया चीज है। However, in order to still apply Newton's second law of motion in non-inertial frame, we need to consider an extra force called pseudo force apart from other real forces on body defined as follows। कहने का मतलब ये है कि भाई न्यूटन का सेकेंड लॉ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन के सेकेंड लॉ को लगाना चाहते हैं, दैट इज बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करना चाहते हैं। तो अभी मैंने ये लिखा कि अगर आप न्यूटन के सेकेंड लॉ को लगाना चाहते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो आपको अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्सेज, यानी जो रियल फोर्सेज अपन अब तक बात करते आ रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, उस रियल फोर्सेज के अलावा एक झूठा फोर्स मानना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स मानना पड़ेगा जो बॉडी के ऊपर लगता है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा उस झूठे फोर्स, उस स्यूडो फोर्स को लगाने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप न्यूटन के सेकेंड लॉ दैट इज नेट फोर्स को वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा पाओ। ठीक है, अब क्यों और ऐसा होता है उसके ऊपर अपन डेफिनेशन देखने वाले हैं, वो नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो ये नोट करना जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं, जैसे सिंपल अपन वही रिलेटिव से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर कोई पार्टिकल है, बना लीजिए जैसे ये पार्टिकल है भाई, और आपके पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और एक इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। ये मान लीजिए नॉन इनर्शियल है, ये आपके पास इनर्शियल है। तो इस पार्टिकल के मोशन को इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अपन रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड है आपके पास तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब इस इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इस पार्टिकल का मास m है, स्मॉल m है, तो अपन क्या करते हैं, इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्मॉल m के बाद मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन कैसा बनेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल जो फ्रेम होगा अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपन इस तरीके से, ग्राउंड यानी लगभग इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास
पूरे इक्वेशन को मास ऑफ बॉडी यानी मास ऑफ पार्टिकल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अच्छा ये अपना जो का त्यों रहने वाला है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ये रहने वाला है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ एप्लीकेबल होगा। पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम इनटू मास करेंगे तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, रियल फोर्स कहते हैं, रियल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रियल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास जो टर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपके पास टर्म दिखाई दे रहा है उसको अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं, प्लस को यहाँ पर कर लीजिए और माइनस को यहाँ पे कर लीजिए। तो ये वाला जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा। इसको अपन कहते हैं स्यूडो फोर्स। तो अगर आपने बॉडी के ऊपर रियल फोर्सेस को दिखाया, उसके अलावा ये जो टर्म दिख रहा है उसको स्यूडो फोर्स का नाम दे रहे हैं, तो अगर आपने रियल फोर्सेस के अलावा स्यूडो फोर्स को भी एफबीडी के अंदर, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर अगर आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया है तो अपन इसको कह सकते हैं पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स। पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स ये वाली किसके बराबर आ जाएगी, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। और तो यही तो इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन है जो कि क्या डिफाइन करता है कि अपन फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। और यही तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल होना पड़ेगा। अपने को रियल फोर्सेस के साथ साथ एक झूठा फोर्स भी एज्यूम करना पड़ेगा बॉडी के ऊपर लगता हुआ, और इसी झूठे फोर्स को अपन स्यूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, झूठा फोर्स का नाम, झूठे फोर्स या स्यूडो फोर्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि रियल फोर्स को लगाने के लिए हमेशा दो बॉडी का होना जरूरी है। रियल फोर्स मतलब दो बॉडी का होना जरूरी है, एक बॉडी जो फोर्स लगाएगा, दूसरा बॉडी जिस पे फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये हमने बस मैथमेटिकल जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आया है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने इसको स्यूडो फोर्स का नाम दिया है। इसको लगाने वाला कोई भी बॉडी मौजूद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको स्यूडो फोर्स का नाम देते हैं। दिस इज नॉट अ रियल फोर्स। तो अपन चाहते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी एफ की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएं, तो आपको रियल फोर्सेस के अलावा बॉडी पर एक झूठा फोर्स भी मानना पड़ेगा जिसे को अपन कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से आप स्यूडो फोर्स की डेफिनेशन को देख सकते हो। वही चीज मैंने ऊपर भी लिखवाया, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखवाया, ध्यान से सुनिएगा। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एफ इक्वल्स टू ma इज नॉट वैलिड। हाउएवर इन ऑर्डर टू स्टिल अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी सेकेंड लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वी नीड टू कंसीडर एन एक्स्ट्रा फोर्स कॉल्ड स्यूडो फोर्स अपार्ट फ्रॉम अदर रियल फोर्सेस ऑन बॉडी डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, तो लगाने के लिए आपको एक झूठा फोर्स मानना पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स की डेफिनेशन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हटाइए भाई, इसको हटा के देखते हैं स्यूडो फोर्स की डेफिनेशन। देखिए, तो यहां से आप स्यूडो फोर्स की डेफिनेशन को देख सकते हो। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स की डेफिनेशन अपन देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अपन, माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। यही स्यूडो फोर्स की क्या है आपके पास, आप कह सकते हो डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को थोड़ा और अपन समझने की अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है, इस पे पहले इस पे फोकस कर दे। ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये इधर नहीं लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको अपन यहां पे लिख लेते हैं। अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में हमारा ऑब्जर्वर बैठा है, यानी अपन प्रॉब्लम को नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं। तो नॉन इनर्शियल बेसिकली मेरा क्या है, ऑब्जर्वर है, और आई क्या है मेरे पास, इनर्शियल फ्रेम है। तो आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है इनर्शियल फ्रेम। और हमारे सिलेबस के अंदर न्यूमेरिकली सॉल्व करते वक्त इनर्शियल फ्रेम जो होता है वो ग्राउंड का फ्रेम होता है, अर्थ का फ्रेम होता है।
मैंने आपको ये चीज बताया। तो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो कि इन जनरल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, बस पे होगा, ट्रक पे होगा, एरोप्लेन पे हो सकता है, लिफ्ट के अंदर हो सकता है, कार के अंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एम क्या है? मास ऑफ बॉडी जिसके ऊपर आप एनएलएम लगा रहे हो, मास ऑफ बॉडी ऑन विच एनएलएम इज अप्लाइड, यानी जिसके मोशन को अपन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? ये देखिए, ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? उस स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। यानी स्यूडो फोर्स ऑब्वियसली एक फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई? बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या हो जाएगा? बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। और अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो डायरेक्शन में यहां पर माइनस आ रहा, और एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल यानी ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। ठीक है ना, तो स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये स्यूडो फोर्स की क्या है? डेफिनेशन है। ठीक है ना, स्यूडो फोर्स एक फोर्स है जो कि वेक्टर होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? मास ऑफ बॉडी इनटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन किधर होगा? ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू अभी जो हमने थ्योरी डेवलप किया है उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल से आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। और स्यूडो फोर्स कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और यहां से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। एक और बात मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, अगर आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा तो रिलेटिव मोशन में आप जानते हो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व ना हो। ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व होता है। ठीक है, दुनिया का हर प्रॉब्लम आप ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑब्जर्वर चेंज करने के पीछे पर्पस यही होता है कि आपकी जो मैथमेटिक्स है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है ना, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका है काइनेमेटिक्स के अंदर कि अपन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वर को कभी बस पे, ट्रक पे, यानी ऑब्जर्वर को अपन चेंज करते हैं, ग्राउंड से हटा कर कहीं और पे रख देते हैं। इसके पीछे बस सिंपल यही लॉजिक होता है कि आपकी मैथमेटिक्स कम हो जाए। इसके पीछे ये लॉजिक नहीं होता कि ग्राउंड के फ्रेम में आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑब्जर्वर चेंज करने पर बहुत बार क्या होता है, आपकी मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई हो जाती है। और किस सिचुएशन में किसको ऑब्जर्वर बनाना है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। उसी तरीके से यहां पर भी डायनेमिक्स के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम को ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है, ऑब्जर्वर को चेंज करने पे, ग्राउंड के अलावा कहीं और बिठाने पर, ऑब्जर्वर को चेंज करने पे हो सकता है नॉन इनर्शियल फ्रेम बनाने से क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, तो काम आसान हो जाता है। कहने मतलब यह है कि आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ सकते हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विदाउट स्टडिंग दिस टॉपिक कॉल्ड स्यूडो फोर्स। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अभी अपन एग्जांपल देखेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन को एनालाइज करना कभी कभी बहुत टफ हो सकता है। उस केस में अपन ऑब्जर्वर को चेंज करके और स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करके अपन मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए ये वाले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक बंदा, आप कह सकते हैं एक ब्लॉक ले लिया, एक अपन क्या करते हैं, लिफ्ट है, लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है यानी वर्टिकल प्लेन में। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ, यहाँ पर क्या रख रखा है, एक ब्लॉक रख दिया, इसका मास स्मॉल m है, और एक ऑब्जर्वर जो है वो लिफ्ट में ही है, यहाँ पर ही है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है कहीं यहाँ ग्राउंड पर, आप बना लीजिए यहाँ कहीं पर है ग्राउंड, यानी हमारे सिलेबस के अंदर इनर्शियल फ्रेम। तो एक ऑब्जर्वर A है, इसका अपन A कह देते हैं, और ये आपका ऑब्जर्वर B है। ठीक है, अब इस ब्लॉक के मोशन को दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, एक जो ग्राउंड पर है और दूसरा जो लिफ्ट के साथ साथ, ब्लॉक के साथ साथ ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, ये मेरा इनर्शियल फ्रेम है, क्लियर है। और इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिफ्ट या ये जो बंदा है, ये जो ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये लिफ्ट वाला मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। चलिए पहले अपन ये कोशिश करते हैं, मुझे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, ए के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर न्यूटन्स के लॉज का इस्तेमाल करूंगा और बी के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर न्यूटन्स के लॉज का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है,
एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी अगर अपन बनाएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट बना हुआ है तो नॉर्मल फोर्स लग जाएगा इस ब्लॉक के ऊपर, और इसका खुद का ग्रेविटी यानी mg फोर्स नीचे की ओर एक्ट करेगा, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अगर मैं ऑब्जर्वर ए के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ऑब्जर्वर ए के लिए कैसा इक्वेशन बनेगा वो आप ध्यान से देखिए। ऑब्जर्वर ए के लिए आप लिख सकते हो, ऑब्जर्वर ए के लिए क्या होगा, लिफ्ट के साथ साथ ये ब्लॉक भी क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। यानी इस ऑब्जर्वर के लिए आपका ये जो स्मॉल m का ब्लॉक है वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब नेट फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, और नेट फोर्स क्या है, नॉर्मल और mg। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो n माइनस ऑफ mg, ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो m इंटू a के बराबर होगा। और यहाँ से आपने कंक्लूड क्या किया कि बॉडी पे जो लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना होगा, mg प्लस ma होगा। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जर्वर बी को बनाया, ठीक है, बी भी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो भी F = ma का इस्तेमाल करना चाह रहा है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि बी के रिस्पेक्ट में स्मॉल m कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। कैसा होगा, रेस्ट पर होगा, क्योंकि किसी भी टाइम में ये जैसा मूवमेंट कर रहा है वैसा ये भी मूवमेंट कर रहा हो, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो मोशन होगा ये नहीं करेगा, इनफैक्ट रेस्ट पर होगा। रेस्ट पर होगा मतलब ऑलवेज रेस्ट पर है, यानी एक्सेलरेशन 0 है और नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बी के लिए आप इक्वेशन क्या बनाओगे, n माइनस mg की वैल्यू क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 0। यहाँ से आपने कंक्लूड निकाला कि नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। और फोर्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको समझाया था कि जो फोर्स की जो डेफिनेशन होती है, रियल फोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो इनर्शियल फ्रेम में डिफाइन होता है। कहने का मतलब वो जो फोर्स होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। ये पॉइंट मैंने लिखवाया था, कहाँ पे लिखवाया था, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को पढ़ाते वक्त। तो फोर्स जो होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट हो गया। अब अगर फ्रेम इंडिपेंडेंट हो गया तो ए ने भी न्यूटन्स के लॉस को लगाया और नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट की, बी ने भी न्यूटन्स के लॉ को लगाया और नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट की, लेकिन दोनों से नॉर्मल की जो वैल्यू आई वो अलग अलग आई। लेकिन नॉर्मल सेम आना चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर जो फोर्स होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, डिफाइंड इस तरीके से किया गया। तो दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि LHS दोनों का सेम है और RHS दोनों का अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन बैठता है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या बैठता है भाई, कि हमारा ये जो ऑब्जर्वर है ए वो ग्राउंड पर है, यानी इनर्शियल फ्रेम है, तो इसके पास लाइसेंस पहले से है, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ को लगा सकता है, यानी कि ये वाला इक्वेशन हमने बिल्कुल सही निकाला है। और ऑब्जर्वर भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, यानी ये नॉन इनर्शियल हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होता है, और आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया है, इसका मतलब ये इक्वेशन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ए करेक्ट आंसर देगा, ऑब्जर्वर बी क्या देगा, गलत आंसर देगा। लेकिन हमारी जिद है या हमें हैबिट हो चुकी है, आदत पड़ चुकी है न्यूटन के सेकेंड लॉ को लगाने के लिए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन के सेकेंड लॉ को लगाना चाहते हो तो अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्सेज नॉर्मल एंड mg आपको एक झूठा फोर्स भी मानना पड़ेगा, और उस झूठे फोर्स को अपन क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। और स्यूडो फोर्स लगाते ही आपके पास लाइसेंस मिल जाएगा कि आप क्या करो, यहाँ पर F = ma लगा पाओ या न्यूटन के सेकेंड लॉ को लगा पाओ। वो कैसे करेंगे देखिए, तो अपार्ट फ्रॉम ये रियल फोर्सेज मैं येलो कलर से एक स्यूडो फोर्स को दिखा रहा हूँ। अब स्यूडो फोर्स के डेफिनेशन को समझेंगे। स्यूडो फोर्स का डेफिनेशन क्या था भाई, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मास ऑफ बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन, मास ऑफ बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, a है, मास ऑफ बॉडी कितना है, m है, तो m इंटू a जो होगा ये स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है। ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, लिफ्ट का एक्सेलरेशन और ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है। तो बी के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाते वक्त आपको एक झूठा फोर्स भी मानना पड़ेगा इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट, और इस झूठे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू a। ये स्यूडो फोर्स लगाते ही आप देख सकते हैं F = ma लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, अब मुझे पता है, क्या पता है, अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स यानी नॉर्मल माइनस mg एक और स्यूडो फोर्स मैं लगा दूंगा, माइनस ऑफ ma यहाँ पर कर दूंगा। और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अभी भी बॉडी आपका रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर है मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल को अगर इस साइड, mg को इस साइड और ma को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो अब आपके पास एक इक्वेशन बन जाता है प्लस ma। और अब देखिए, अब ये वाला जैसा इक्वेशन बना वैसा ये वाला इक्वेशन बना। कहने का मतलब ये है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में वैलिड नहीं होता है। और अगर आपको फिर भी लगाना है F = ma तो आपको अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स एक स्यूडो फोर्स का भी सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है, दोनों का LHS बराबर, दोनों का RHS बराबर। तो स्यूडो फोर्स नहीं लगाने से और न्यूटन के लॉ को लगाने से नॉन इनर्शियल फ्रेम में गलत रिजल्ट आ रहा था। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ भी लगाना है तो आपको एक झूठा फोर्स मानना पड़ेगा, तब आप करेक्ट रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। तो मेरे हिसाब से स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अब आपको हो चला है क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और
क्लैरिफिकेशन की ओर अपन मूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले, जरूरी नहीं है कि आपको स्यूडो फोर्स से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए ये कोई कार्ट है या कार कह सकते हो आप, और ये ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। किधर मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है ए से, ए इज नोन। और इस कार्ट के अंदर सीलिंग है ये, और सीलिंग के पास अपन क्या करते हैं, ये वर्टिकल लाइन है। तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि यहाँ पर अगर अपन किसी पेंडुलम को, पेंडुलम क्या होता है, एक स्ट्रिंग, एक धागा होता है, और नीचे एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा बॉल अपन हैंग करा देते हैं। तो किसी पार्टिकल, किसी को अगर अपन हैंग करा देते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि वो वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाकर मूव कर रहा है, यानी सिस्टम आपका राइट की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, और कार के अंदर एक सिंपल पेंडुलम है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो यहां से थीटा एंगल बना रहा है। तो आपसे वही पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया, फाइंड थीटा इफ पेंडुलम is in equilibrium with respect to cart। इस कार्ट के रिस्पेक्ट में अगर पेंडुलम इक्विलिब्रियम पर है तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखिए, इस प्रॉब्लम को आप ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो, या कार्ट के अंदर बैठकर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि भाई हर प्रॉब्लम को ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को पहले मैं क्या करूंगा, ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करूंगा। यहाँ पे ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो हट जा भाई, यहाँ पे अपन लिखते हैं ग्राउंड का फ्रेम। अब ग्राउंड के फ्रेम में क्या हो रहा होगा, यानी ग्राउंड का फ्रेम, यानी ऑब्जर्वर कहां पर बैठा है, ग्राउंड पर बैठा है। तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या हो रहा होगा, आपका कार्ट एक्सेलरेट कर रहा है, और कार्ट के रिस्पेक्ट में ये अगर इक्विलिब्रियम पर है, यानी रेस्ट पर अगर है ये, तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा, कार्ट के साथ साथ ये भी मूव करेगा, यानी कार्ट का जितना एक्सेलरेशन होगा इतना एक्सेलरेशन इसका भी होने वाला। किसका? इस छोटे से पार्टिकल का। इसका मास अपन स्मॉल m मान सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको सवाल में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़े तो वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर दो, हो सकता है लास्ट में वो कैंसिल आउट हो जाए। तो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से आपको घबराना नहीं, मैंने यहाँ पे स्मॉल m को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा, मैंने आपको बताया ग्राउंड के फ्रेम में अगर इस मोशन को कोई बंदा ग्राउंड पर बैठ के देखेगा तो क्या लगेगा कि कार्ट के साथ साथ ये वाला भी बॉडी जो होगा वो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन ए कर रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, ए है। तो ग्राउंड के फ्रेम में ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट कर रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर F = ma का इस्तेमाल करोगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए भाई। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से अपन घबराएंगे नहीं, बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे लग गया टेंशन, यहाँ पे लग गया mg, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। ठीक है, मुझे पता है कि चूंकि कार्ट हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, और कार्ट के रिस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट पे है तो ये भी हॉरिजॉन्टली ए से एक्सेलरेट कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप न्यूटन्स के लॉ का इस्तेमाल कीजिए। देखिए mg ऑलरेडी मैंने इस x एक्सिस इसको बना लिया, y एक्सिस इसको बना लिया। mg ऑलरेडी y एक्सिस का लॉन्ग है, उसको कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। टेंशन ना x में ना y में, तो अपन इसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। एक हॉरिजॉन्टली इधर आ जाएगा और एक वर्टिकली इधर आ जाएगा। ये अगर एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। टेंशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, t cos ऑफ थीटा। कितना आ जाएगा, t cos ऑफ थीटा। और ये वाला कितना आ जाएगा, t sin थीटा। और मुझे पता है ग्राउंड के फ्रेम में ये जो स्मॉल m है, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, यही इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, t sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बॉडी का, एक्सेलरेशन बॉडी का। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम है तो आप क्या लिखोगे, t cos थीटा मस्ट काउंटर बैलेंस। t cos थीटा ऊपर है, mg नीचे है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए ये mg के बराबर होगा। या आप लिख सकते हो t cos थीटा माइनस mg की वैल्यू 0 के बराबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फिर आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बनेगा, tan थीटा बनेगा। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/g आ गई।
या आप कह सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स A अपॉन जी। यही अपना आंसर है। क्या है, यही अपना आंसर है। तो इस प्रॉब्लम को हमने ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे बिठा के सॉल्व कर लिया। बिल्कुल हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसी प्रॉब्लम को अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को अंदर बिठा के सॉल्व करते हैं, यानी कि इन कार्ट फ्रेम, यानी कि ऑब्जर्वर को कार्ट के अंदर ही बिठा देते हैं। तो क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन कार्ट फ्रेम। अगर ऑब्जर्वर आपके पास कार्ट में है तो क्या होने वाला उसको समझिए। कार्ट में क्या होगा, कार्ट में ये बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, यानी इस ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट पर है, यानी इक्विलिब्रियम पर है। ग्राउंड के फ्रेम में ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन इस फ्रेम में ये क्या होगा, रेस्ट पर होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। तो इस पर नेट फोर्स के लिए 0 करना पड़ेगा। लेकिन ये फ्रेम कैसा है, खुद एक्सेलरेट कर रहा है ग्राउंड यानी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, यानी ये फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर अपन न्यूटन के सेकंड लॉ को लगाना चाहते हैं तो अपने को अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स एक स्यूडो फोर्स का भी इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा। और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन इनटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन किधर होता है, जिधर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट सेंस में होता है। तो इस डायरेक्शन में आपको जीरो फोर्स दिखाना पड़ेगा m इंटू ए। अब इन चारों फोर्सेस के अंदर में सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम पर है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, t sin थीटा की वैल्यू m इंटू ए के बराबर लिखोगे। और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या लिखोगे, t cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर लिखोगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, टेंशन खत्म, यहाँ से भी tan थीटा की वैल्यू a/g आ गई। कहने का मतलब ये है, बोलोगे सर जैसा ये इक्वेशन है वैसा यही तो इक्वेशन है। बिल्कुल सही है। और यही इक्वेशन सेम बनाने के लिए ही सीरो फोर्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है। जीरो फोर्स को अगर इंक्लूड नहीं कर देते तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, समहाउ थीटा की वैल्यू 0 आ जाता है, तो नॉट पॉसिबल। तो सेम रिजल्ट लाने के लिए अपन ये कर रहे हैं, बस फर्क ये है इक्वेशन आपका सेम बनने वाला, और इक्वेशन सेम बनाने के लिए अपन इतनी सारी जीरो फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। बस फर्क ये है कि ग्राउंड के फ्रेम में आपको ये एक्सेलरेट होता दिखाई पड़ेगा, और कार्ट के फ्रेम में ये कैसा दिखाई पड़ेगा, आपको रेस्ट पे दिखाई पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं अपन। एक और अगला एग्जांपल देखते हैं। ये भी काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल है, काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल है ये वाला भी। इसके रिजल्ट पर बेस्ड डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं कभी कभी। जैसे मान लिया आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। कैसा प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ, एक ब्लॉक रखा हुआ, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। और अपन क्या कर रहे हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन को इधर एक्सेलरेट करा रहे हैं ए से। अपन क्या कर रहे हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन को इधर एक्सेलरेट करा रहे हैं ए से। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये जो ब्लॉक है वो इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में, ये एंगल अपन थीटा ले लेते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा नोन है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन अगर अपन मेंटेन करते हैं तो ये जो ब्लॉक है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर या नीचे नहीं जाता, यानी इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे रहता है। तो वही आपसे पूछा गया, फाइंड एक्सेलरेशन किसका, ऑब्वियसली इंक्लाइंड प्लेन का। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, inclined plane, find acceleration of inclined plane if block is at rest with respect to inclined plane, यानी inclined plane के रिस्पेक्ट में ना ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, वहीं पे पड़ा हुआ है। तो ऐसा होने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, यही सवाल आपसे पूछा। काफी पॉपुलर एग्जांपल है। चलिए आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे फिर करेंगे सॉल्व। चलिए मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। करना यह है, इस सवाल को भी आप ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो और ऑब्जर्वर को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बिठाकर भी सॉल्व कर सकते हो। हर प्रॉब्लम को ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व किया जा सकता है। आइए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। पहले ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड के फ्रेम में यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्राउंड के फ्रेम में क्या हो रहा होगा, दोनों सिस्टम, यानी ये जो ब्लॉक का मास स्मॉल m अपन ले लेते हैं, तो इंक्लाइंड प्लेन के साथ साथ जो ब्लॉक है वो इकट्ठे मूव कर रहे होंगे, एज अ वन यूनिट मूव कर रहा हो एक्सेलरेशन a के साथ। यानी ग्राउंड से अगर कोई बंदा है इसके मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो स्मॉल m का भी जो एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा और a होने वाला है। तो इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में लग गया और mg आपका इस डायरेक्शन में लग गया।
मुझे पता है कि एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैंने इसी को एक्स एक्सिस बना लिया और इसके परपेंडिकुलर वाले को वाई एक्सिस बना लिया ग्राउंड के फ्रेम में। ठीक है, तो आपका mg ऑलरेडी y एक्सिस को लॉन्ग है, इसे कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ना x में है ना y में है, तो इसके अपन कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। कैसे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे? ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ये अगर एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा, और वर्टिकल के साथ ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा थीटा पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच का एंगल 90 है, तो 90 से 90 माइनस थीटा घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करो तो ये थीटा आ जाएगा। तो नॉर्मल का कंपोनेंट एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास आ गया n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ गया आपके पास n sin थीटा। तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा? ये जो n sin थीटा है यही इसको एक्सेलरेट कराएगा हॉरिजॉन्टली, यानी स्मॉल m इंटू a, और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, तो n cos थीटा मस्ट काउंटर बैलेंस mg। फिर दोनों को अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बना? tan थीटा, और इसकी वैल्यू हो गई a अपॉन जी। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? g tan थीटा। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन को g tan थीटा के बराबर रखूंगा तो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहने वाला है, इक्विलिब्रियम पे रहने वाला है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब इसी प्रॉब्लम को अपन क्या करते हैं? ऑब्जर्वर को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बिठा के सॉल्व करते हैं। यानी इसी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम के साथ, अपन सॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू WRT इंक्लाइंड प्लेन, यानी ऑब्जर्वर को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही बिठा देते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बिठाने से क्या होगा? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऑब्जर्वर को अगर आप बिठा दो, यानी ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ गया कहीं पर, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पर आ गया, और इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है तो ब्लॉक भी कैसा आ गया? रेस्ट पे आ गया। यानी कि जो ऑब्जर्वर इंक्लाइन प्लेन पे बैठेगा उसके रिस्पेक्ट में स्मॉल m कैसा होगा? रेस्ट पर होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा, और इक्विलिब्रियम पर होगा तो नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा। तो n cos थीटा, n sin थीटा, mg ये तो रियल फोर्सेस हैं ही, और चूंकि आपका जो इंक्लाइन प्लेन का फ्रेम है वो कैसा कर रहा है? मोशन एक्सेलरेट कर रहा है ग्राउंड के फ्रेम यानी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसलिए इंक्लाइन प्लेन का जो फ्रेम हो गया वो नॉन इनर्शियल हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अभी आपको न्यूटन्स के सेकंड लॉ का इस्तेमाल करना है, तो आप अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स एक झूठा फोर्स मानेंगे, और वो झूठे फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? ऑब्जर्वर यानी इंक्लाइन प्लेन के एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है, यानी इधर होती है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मास ऑफ बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन इनटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन के एक्सेलरेशन के बराबर होगा क्योंकि ऑब्जर्वर आपका इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बैठ गया है। तो ये आपका स्यूडो फोर्स हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो फिर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखोगे? n sin थीटा मस्ट काउंटर बैलेंस। यहाँ पे देखिए ये रेस्ट पे कराने के लिए सेम इक्वेशन बना रहा है, यहाँ पर F इक्वल्स टू ma का इस्तेमाल किया, यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो के बराबर किया, यानी n sin थीटा माइनस ma की वैल्यू जीरो के बराबर है। दोनों से सेम आपके पास रिजल्ट आएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कैसा है? सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो n cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर हो गया। फिर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को डिवाइड कर देंगे अपन, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू फिर से आ गई a अपॉन g, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास g tan थीटा। यही आंसर हो गया, दोनों फ्रेम से आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम समझ रहे हो आप? ठीक है, तो अभी अभी हमने जो प्रॉब्लम लिया है वो उसको दोनों से अपन सॉल्व कर रहे हैं, ग्राउंड और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, चूंकि अपन इस नए सेक्शन में है तो अपन कोशिश करेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसका भी आपको हैबिट होना चाहिए। अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपको लग रहा होगा सर मैथमेटिक्स कहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है, इससे पहले वाली प्रॉब्लम को ले लें या इस प्रॉब्लम को भी ले लें, दोनों से मैथमेटिक्स तो सिमिलर आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है आगे किसी प्रॉब्लम के अंदर आपको ऑब्जर्वर को चेंज करने से मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। तो ये भी मेथड आपको इन जनरल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने कर लिया प्रॉब्लम को सॉल्व। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एक लिफ्ट है। क्या है? ये आपके पास एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, और लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने थीटा ले लिया है, और एक ब्लॉक है जिसको अपन यहाँ से रेस्ट से छोड़ रहे हैं। ये लेंथ आपके पास L है, ये लंबाई L दे रखी है, और लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, और एक पार्टिकल को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, ड्रॉप कर दिया तो किधर मूव करेगा? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर मूव करेगा। तो आपसे यही पूछा गया, फाइंड टाइम
फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच बॉटम एंड। ठीक है, आपके पास लिफ्ट है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन, यानी जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और इस वर्टिकल प्लेन में ये एक्सेलेरेशन नहीं है, ये बस इंडिकेट कर रहा है कि वर्टिकल प्लेन में सिस्टम है, और लिफ्ट के अंदर इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया यहाँ से, वो नीचे की ओर चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, यही आपसे है सवाल। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ इस प्रॉब्लम को। देखिए, इस प्रॉब्लम को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम होने वाला है। क्यों मुश्किल काम होने वाला है? क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन थोड़ा सा टीडियस होगा। टीडियस क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। मान लीजिए लिफ्ट अगर ऊपर की ओर मूव कर रहा है और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये इधर मूव कर रहा है, तो लिफ्ट का मोशन प्लस इसका मोशन दोनों का सुपर पोजिशन होगा ग्राउंड के फ्रेम में मोशन। यानी ग्राउंड के फ्रेम में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस काम होने वाला है। ठीक है, क्यों समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये सपोज कीजिए अगर ये ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट आपका ऊपर जा रहा है और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा है, तो मोशन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, दोनों का सुपर पोजिशन होगा। कौन से दोनों मोशन का सुपर पोजिशन होगा? लिफ्ट का मोशन प्लस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो इसका मोशन है, दोनों मोशन का सुपर पोजिशन होगा। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन को एनालाइज करना टफ काम है यहाँ पे। ठीक है, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट पाथ ये कैसे मूव कर रहा है ये ड्रॉ करना एक मुश्किल काम होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम को आप ग्राउंड के फ्रेम से एनालाइज करने जाओगे तो मुश्किल में पड़ सकते हो, इसलिए ऑब्जर्वर को ही हमने बदल दिया। अब की बार क्या करेंगे अपन, ऑब्जर्वर को यहाँ पर बिठा दिया। कहाँ पर बिठा देंगे अपन? इस लिफ्ट के अंदर ही बिठा देंगे, यानी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बिठा देंगे। मान लो ऑब्जर्वर को मैंने क्या किया, यहाँ पर हैंग कर दिया, यानी ये मेरा ऑब्जर्वर हो गया। यानी विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन या लिफ्ट की अपन बात कर रहे हैं। चलिए तो अपन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को करने वाले हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? यानी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मोशन काफी सिंप्लीफाइड होगा। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो वो क्या देखेगा कि ये बस यहाँ से यहाँ इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ वो यहाँ से यहाँ चला गया। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन को डील करना टफ होगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिफ्ट भी मूव कर रहा है और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये भी मूव कर रहा है, दोनों का सुपर पोजिशन डील करना मुश्किल काम होगा। आप सिंपली प्रॉब्लम को यहाँ से यहाँ सॉल्व करो। और मैंने आपको समझाया जो टाइम होता है अपने सिलेबस के अंदर वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। आप टाइम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालो या ग्राउंड पर बैठ के निकालो, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। तो मैंने बताया था फोर्स मास टाइम जो होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। अलग अलग फ्रेम में भी जाओगे तो उसकी वैल्यू सेम होने वाली है। चलिए तो मैंने ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा लिया। मान लीजिए किसी भी टाइम पर आपका ये यहाँ पर ब्लॉक है या पार्टिकल है, इसका मास अपन स्मॉल m ले लेते हैं, तो आप यहाँ पर क्या दिखाओगे, mg दिखाओगे, यहाँ पे आप नॉर्मल दिखाओगे और mg, चूंकि मोशन इस डायरेक्शन में होने वाला है तो x एक्सिस मैंने इसी को बनाया और परपेंडिकुलर वाले को y एक्सिस बना दिया। तो mg का अपन कंपोनेंट अगर इधर लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, mg, ये ऑब्वियसली अपने पता है mg sin थीटा होता है अलॉन्ग द इंक्लाइन, ये 90 - थीटा एंगल होता है, और ये वाला किधर होता है आपके पास mg cos थीटा। तो ये तो रियल फोर्सेस था। रियल फोर्सेस के अलावा अपने को सूडो फोर्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा। देखिए लिफ्ट यानी ऑब्जर्वर किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन यानी लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, a है। ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। सूडो फोर्स को मैं फिर से येलो कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। इसके अपोजिट सेंस में अपन क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के अपोजिट सेंस में अपन एक सूडो फोर्स लगाते हैं, और इसके लिए क्या हो जाती है, इसका मास स्मॉल m आपने माना है, हो सकता है वो कल होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन। फिर उसी तरीके जिधर mg है उधर ही m है, वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर इसका अपन कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर आपके पास आ जाता है कि किधर आ जाता है, ma sin थीटा इधर आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास, ma cos थीटा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें हॉरिजॉन्टल या इस डायरेक्शन में x एक्सिस के अलॉन्ग टोटल फोर्स कितना लग गया, तो टोटल फोर्स आपके पास लग गया mg sin थीटा प्लस ma sin थीटा, ये सूडो फोर्स का कंपोनेंट आ गया। और यही इसको एक्सेलरेट कराएगा लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए इसका जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वो a' मान लिया, तो a' हो गया। स्मॉल m आप कैंसिल कर सकते हो, साइन थीटा को कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा g प्लस a sin थीटा। कितना बचेगा,
जी प्लस ए साइन थीटा, यही ए डैश हो गया। और अगर ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप वर्ड का मतलब होता है जो ड्रॉप करता है उसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 होना। ऑब्वियसली यहाँ पे जो ड्रॉप किया होगा बंदा वो इसके अंदर ही होगा, यानी कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ से यहाँ टाइम निकालना है। तो ये तो डायनामिक्स से हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया। अब बारी है काइनेमेटिक्स से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, एल है, तो एस की वैल्यू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यूटी की वैल्यू हो गई आपके पास 0 इंटू टी और प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए डैश, ए डैश के लिए आपने फाइंड किया हुआ है, कितना आ गया डायनेमिक्स से, जी प्लस ए साइन थीटा टी का स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे, आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 टाइम्स एल इधर चला गया, 2 टाइम्स एल इधर चला गया और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, जी प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। ये आंसर जो हमने टाइम निकाला वो लिफ्ट के फ्रेम में है और हमारे सिलेबस के अंदर टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, तो ये ग्राउंड के फ्रेम में हर जगह क्लॉक जो स्पीड होती है वो हर जगह सेम होती है। क्लॉक की स्पीड हर बंदे के लिए सेम होती है हमारे, दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। तो ये आंसर टाइम हर फ्रेम में होगा, यानी ग्राउंड के फ्रेम में भी यही आंसर होगा। इस सवाल से एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो जी इफेक्टिव का। क्या कॉन्सेप्ट है वो, जी इफेक्टिव का। आप देख रहा हो कि अगर मैं इस रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर कितना लग गया, यहाँ पे इधर स्पेस है अपने पास। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की मैं बात करूं तो इधर की कितना लग गया, एम ए प्लस जी। तो ये जो ए प्लस जी आता है ना, उसी को अपन कहते हैं जी इफेक्टिव। क्या कहते हैं इसको, जी इफेक्टिव। यानी इस ब्लॉक पर अपन ये कह सकते हैं जो जी इफेक्टिव हो गया, यानी जो जी का जो रोल प्ले कर रहा है वो ए प्लस जी प्ले कर रहा है। तो जी का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है, ए प्लस जी प्ले कर रहा है। तो जी इफेक्टिव को अपन ए प्लस जी लिख सकते हैं या जी प्लस ए लिख सकते हो। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही तो जी प्लस ए हो जाएगा, लिफ्ट अगर नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा होता तो जी माइनस ए हो जाता। याद करेंगे वेट मेजरमेंट में इस टाइप का लिफ्ट वाले प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। तो जी इफेक्टिव का मतलब ये होता है, जी इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि भाई पहले आपके पास नीचे फोर्स कितना लग रहा था, mg लग रहा था, अब कितना लग गया, ma लग गया। यानी नेट फोर्स की बात करूंगा तो m ब्रैकेट स्टार्ट g प्लस a लग गया। तो अगर मैं ओवरऑल नेट डाउनवर्ड फोर्स को mg इफेक्टिव लिख लूं, ओवरऑल नेट डाउनवर्ड फोर्स को अगर मैं mg इफेक्टिव लिख लूं तो mg इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस जी होगी। यानी कि पहले जो रोल g प्ले कर रहा था, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं था, यानी नॉर्मल सिचुएशन में जो रोल जी प्ले करता है, यहां पर इस सिचुएशन में जी इफेक्टिव प्ले कर रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में जो रोल जी प्ले करता है इस सिचुएशन के अंदर या किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर जी इफेक्टिव प्ले कर रहा है। और जी इफेक्टिव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, नेट डाउनवर्ड फोर्स को एम जी इफेक्टिव से बराबर कर देते हैं और जी इफेक्टिव के लिए यहाँ से जैसे यहाँ पे निकल के आ गया ए प्लस जी या जी प्लस ए। अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाती तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि जी इफेक्टिव कितना आता, जी माइनस ऑफ ए आ जाता है। ठीक है, बढ़िया लगा प्रॉब्लम सॉल्व करके। ओके, एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। चलिए भाई फटाफट एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आइए। ये आ गया एग्जाम्पल, फिर से आपके पास एक लिफ्ट ले लिया। ये आपके पास लिफ्ट है और लिफ्ट में हमने एटूड मशीन लगा दिया। लिफ्ट के अंदर हमने क्या लगा दिया, एटूड मशीन लगा दिया। लिफ्ट मान लीजिए ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट जो है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से, ए नोन है, ठीक है ना, ए आपका नोन है। और इसका मास मैंने स्मॉल m मान लिया, इसका मास मैंने स्मॉल 2m मान लिया। आइडियल स्प्रिंग पुली सिस्टम है और ये ऊपर की ओर सिस्टम जा रहा है। तो आपसे यही पूछा गया, फाइंड एक्सेलरेशन of both blocks, find acceleration of both blocks with respect to ground। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, यही है सवाल। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम आपको लग रहा है। इसको आप कीजिए सॉल्व, वीडियो को करेंगे पॉज और उसके बाद करेंगे सॉल्व। चलिए भाई लग जाइए सबके सब। चलिए अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इस प्रॉब्लम को आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, एज यूजुअल हर प्रॉब्लम को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया जा सकता था। इससे पहले वाले को सॉल्व करना मुश्किल काम था,
इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पहले देखते हैं ग्राउंड के फ्रेम में भी थोड़ा सीखते हैं। ग्राउंड के फ्रेम में इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसी प्रॉब्लम को अपन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में भी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों फ्रेम से सॉल्व करने से आपको होने वाला है कॉन्फिडेंस। तो आइए देखते हैं। चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, टी हो गया। इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, टी हो गया। सॉरी, टेंशन की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें टेंशन आपने टी माना, इसमें भी टेंशन टी हो गया और इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मान लीजिए a1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका भी एक्सेलरेशन आप ऊपर की ओर मान लीजिए a2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाऊंगा तो इस पर टेंशन ऊपर की ओर लग गया, इस पे mg नीचे की ओर लग गया। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? नहीं होगा, इसलिए दोनों में वेरिएबल अलग अलग माना। और हो सकता है a1 a2 मुझे नहीं पता कि ऊपर एक्सेलरेट होगा नीचे एक्सेलरेट होगा, अपने आप सॉल्व होकर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जिधर मर्जी आप उधर मान सकते हो। और ये आपके पास आ गया इधर 2mg। चलिए इक्वेशन बनाते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करते हैं। ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, पहले ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करते हैं, यानी ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पर बैठा है तो क्या होगा। देखिए भाई, ऊपर टेंशन लग गया, नीचे mg आ गया, तो टेंशन माइनस mg की वैल्यू किसके बराबर होगी, ma1 के बराबर होगी। यहाँ पर भी इक्वेशन क्या बनाओगे, टेंशन ऊपर है, -2 mg आपका नीचे की ओर है, और ये आपके पास 2ma2 हो गया। दो इक्वेशन, वेरिएबल 3 नाइंसाफी है, वेरिएबल 3 आ गए, वेरिएबल 3 आ गए, टेंशन a1 a2 और इक्वेशन बना 2। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट को याद रखते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन हमने पढ़ा है, यहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अपन लगा सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम ले सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन, यानी वर्क डन बाय दिस स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम ऑन एक्सटर्नल बॉडीज क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वर्क निकालने के लिए टेंशन भी ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर लग रहा है, तो टी इंटू डायरेक्टली a1 लिख सकते हो। हालांकि वर्क में मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ही आ जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं डायरेक्टली एक्सेलरेशन में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो t इंटू a1, यहाँ भी t इंटू a2 आप लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, t इंटू a2 लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, अब तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, सीलिंग जो था वो रेस्ट पे था, इसलिए यहाँ पर वर्क नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सीलिंग है वो खुद मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a के साथ। तो इसका सीलिंग का अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ऊपर की ओर हो रहा है a, और इस पर जो टेंशन लग रहा है वो नीचे की लग रहा है 2t। तो यहाँ पर वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, दोनों वेक्टर अपोजिट सेंस में। तो 2t इंटू a के बराबर कर लोगे, ये 0 के बराबर हो गया, टेंशन 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 खत्म। तो अब आपके पास आ गया a1 प्लस a2 की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ a के बराबर हो गया। अब आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास a1 a2 एंड टेंशन चला आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं आप। चलिए एक सॉल्व करते हैं अपन क्या करते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि टेंशन टेंशन हट जाए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बनेगा, प्लस 2mg माइनस mg कितना बनता है, mg बनता है। और ma1 माइनस 2ma1, यहाँ से आप m को अगर कॉमन निकालते हो और सब्ट्रैक्ट क्या आपने किया तो a1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a2 आ गया, स्मॉल m कैंसिल हो गया। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, a1 के जगह पे आप और लिख सकते हैं, a1 के जगह पे अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a2 2a माइनस a2। तो यहाँ पे आपके पास आ गया g, और यहाँ पर a1 है माइनस a1 को एलिमिनेट करना, तो a1 के जगह पे आप, सॉरी यहाँ पर a1 था शायद, तो a1 के जगह पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2a माइनस ऑफ a2, और यहाँ पर माइनस ऑफ 2a2 ऑलरेडी है। तो यहाँ से आपके पास आ गया माइनस a2 2a2, इधर कितना आ गया 3a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a माइनस ऑफ g। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से आप देख सकते हो a2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2a माइनस, इधर लिख देता हूँ मैं, इधर आपके पास स्पेस है, a2 की वैल्यू यहाँ से आपने निकाला है 2a माइनस g अपॉन 3, ये a2 हो गया। a2 हो गया तो a1 आप यहाँ से निकाल सकते हो, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a माइनस ये वाला टर्म 2a माइनस a2, और a2 की जगह आपने कितना लिखा है 2a माइनस ऑफ g अपॉन 3। तो यहाँ से a1 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 3 2 6, 3 2 6 माइनस 2 कितना आ गया 4a, कितना आ गया 4a, 3 2 6 माइनस 2 है 4a, और माइनस माइनस प्लस बन गया g। यहाँ पर
इसको हटा लीजिए, 4a प्लस जी बाई 3 आ गया। एक्सेलरेशन भी आपने फाइंड कर लिया दोनों का, यही तो फाइंड करना था। 2a माइनस जी बाई 3 आ गया आपके पास और 4a प्लस जी बाई 3 आ गया, यही अपना फाइंड करना था। देखिए डिपेंडिंग ऑन a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू g/2 से बड़ी होगी, g/2 से बड़ी होगी तो एक्सेलरेशन a2 पॉजिटिव होगा और हमारा एजम्पशन जो हो गया वो सही हो गया। और अगर a की वैल्यू g/2 से कम होगा तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन a2 निगेटिव आ जाएगा, मतलब बॉडी आपका नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। a1 हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये तो पता चल गया। तो ये जो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, एक्सेलरेशन फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को अपन लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करके देखते हैं। आइए लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे अपन इसी प्रॉब्लम को अगले पेज पे। यहाँ तो जगह खत्म हो गया, हाँ ये क्या आ गया भाई, हटाइए। अगले पेज पे चले आते हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर से बना लिया, एटोड मशीन है आपके पास, स्मॉल m है, यहाँ पर 2m दे रखा है। अच्छा, अगर मैंने ऑब्जर्वर को यहाँ पर बिठा लिया, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की अगर मैं बात करूँगा, विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं लिफ्ट की बात करने वाला हूँ तो क्या होगा वो देखिए। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट फिक्स हो गया, यानी एट ये सिंपल एटोड मशीन जैसा हो गया, ये पुल्ली फिक्स हो गया, ये पॉइंट फिक्स हो गया। तो जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका नीचे होगा उतना ही एक्सेलरेशन उसका ऊपर होगा। मान लीजिए a डैश इसका एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है तो इसका भी a डैश ऊपर की ओर होगा। और ये a डैश की वैल्यू हमने निकाला है, सीखा है हमने, कैसे सीखा है भाई, अगर आपको याद हो, सीखा है हमने कैसे सीखा है, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। न्यूटन का जब एप्लीकेशन देख रहे थे वहां पर एटोड मशीन में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर एक फर्क ये होने वाला है कि अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स टेंशन mg, या यहाँ पर भी अगर अपन बात करेंगे टेंशन और 2mg, तो अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स एक सूडो फोर्स भी एक्ट करेगा ma, ठीक है। यहाँ पर भी सूडो फोर्स एक्ट करेगा 2ma। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की मैं बात करूँगा तो रिजल्टेंट फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ma प्लस जी, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ ma प्लस जी, और यही आपका क्या हो जाएगा, mg इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो रिजल्टेंट फोर्स को, आप क्या दिखा सकते हो, 2ma प्लस जी, जिसको आप लिख सकते हो मास इंटू जी इफेक्टिव। कहने मतलब यह है कि जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी वो a प्लस जी आ जाएगी। तो आप यहाँ पर a डैश क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की अगर अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला m2 माइनस m1, यानी कि m2 बड़ा रखते हैं 2m माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी नहीं करेंगे पर जी इफेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, और जी इफेक्टिव यहाँ पर कितना है, a प्लस जी है। ये एक कहाँ से आया, सूडो फोर्स की वजह से आया। सूडो फोर्स क्यों आया, क्योंकि ये फ्रेम ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेट कर रहा है, किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है a से। और एक्सेलरेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल होते हैं, इसके रिस्पेक्ट में न्यूटन के लॉ को लगाने के लिए अपने को इससे उल्टे सेंस में सूडो फोर्स लगाना पड़ा, और ये आपके पास a डैश आ गया। इसको सॉल्व करते हैं आप, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे में 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो a डैश की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, a प्लस जी बाई 3। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन हमारा आंसर नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन हमारा आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो a डैश हमने फाइंड किया है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड किया है। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट, सॉरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड नहीं किया, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में फाइंड किया। और सवाल मुझे जो पूछ रहा था a1 एंड a2 वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रखा था, ग्राउंड के फ्रेम में पूछ रखा था। तो हमने अब देखिए, जैसे मान लीजिए m का एक्सेलरेशन a1 अगर ऊपर की ओर है ग्राउंड के फ्रेम में, तो एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 1D है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना, नीचे को नेगेटिव माना, तो ये मैंने a1 माना हुआ था। एक्सेलरेशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मास विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट a डैश ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव में आप लिख दोगे a प्लस जी बाई 3, और लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए 3a प्लस a, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4a प्लस जी बाई 3 आ गया, ये ग्राउंड के फ्रेम में ऊपर की ओर। उसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, 1D है तो ऊपर को पॉजिटिव बनाया, नीचे को नेगेटिव बनाया। तो इसको भी a2 मैंने ऊपर की ओर बनाया था तो a2 आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट किधर है, नीचे की ओर है, ये a डैश नीचे की ओर है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस ऑफ a प्लस जी बाई 3, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है इसलिए यहाँ पर प्लस a लिख देंगे। 3a माइनस a करेंगे कितना आ जाएगा, 2a करेंगे माइनस ऑफ जी बाई 3 आ गया।
क्या यही आंसर हमने ग्राउंड के फ्रेम से भी निकाला था? देख लीजिए, A1 की वैल्यू 4a प्लस g/3 और A2 की वैल्यू 2a माइनस g/3। आइए चेक करके देखते हैं, देख लीजिए भाई ये किया कि नहीं किया। देखिए A1 की वैल्यू 4a प्लस g/3, 2a माइनस g/3, तो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आप ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो और लिफ्ट के फ्रेम में भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जाते जाते एक लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर अपन चैप्टर को ही क्लोज कर देंगे इस टॉपिक के साथ साथ। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आजकल ये काफ़ी पॉपुलर सवाल आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पैराबोला है। कैसा है? आपके पास एक पैराबोला स्ट्रक्चर है। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और ये पैराबोला क्या है? आपके पास एक फ्रेम है। ये क्या आपके पास एक फ्रेम है, पैराबोलिक फ्रेम। इक्वेशन दे रखा y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, यानी ये y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। और पूरे सिस्टम को अपन क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करिए। मतलब बेसिकली आपके पास एक वायर का फ्रेम है। वायर आपने देखा ना, तार देखा होगा वायर, जो कि थोड़ा सा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, बेंड कर सकते हो आप इसको। तो यूं इस तरीके से पैराबोलॉइड या आप कह सकते हो पैराबोलिक शेप में मैंने क्या किया, एक वायर को बेंड कर दिया वर्टिकल प्लेन में, यानी कि जी आपका नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। ये आपका वायर का फ्रेम है, पैराबोलिक फ्रेम है ये। y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इसका इक्वेशन है। और अपन क्या करते हैं, ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके साथ रखते हुए पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कराते हैं एक्सेलरेशन a के साथ। एक्सेलरेशन a क्या है? कांस्टेंट है। ये किसका एक्सेलरेशन है? पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक बेड को रखा है। बेड यानी कि मोती टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। इस वायर के ऊपर क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है। तो जब अपन इस पूरे सिस्टम को इस वायर फ्रेम को हॉरिजॉन्टली अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कराते हैं, तो ये बेड जो है वो कहाँ पर जाकर इक्विलिब्रियम पे रहेगा, यही सवाल आपसे पूछा गया। तो मैं सवाल यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ। फाइंड, ये आपके पास ऑरिजिन पे पहले रखा हुआ बेड, क्या रखा हुआ? बेड रखा हुआ, मोती बेड। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ बेड फ्रॉम y axis if find distance of bed from y axis at equilibrium position of bed with respect to frame if frame accelerates with constant acceleration A as shown जैसा कि आप देख रहे हो, सवाल को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपके पास ये वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, पैराबोला है, वर्टिकल प्लेन में रख रखा है। और इस पूरे वायर के नीचे फिलहाल यहाँ पर एक मैंने बेड लगा रखा, मोती लगा रखा है, इसका मास आप स्मॉल m मान सकते हो। और मैंने क्या किया, इस पूरे फ्रेम को विथ एक्सिस शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर एक्सेलरेट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड इधर एक्सेलरेट कर रहा हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से। तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि बेड जो होता है एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचता है। अभी जब ये मूव नहीं कर रहा था, एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहीं पे होगा, यहाँ पे नॉर्मल mg को काउंटर बैलेंस करेगा। लेकिन इसको एक्सेलरेट कराने से ये एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीच करता है। तो उस नए इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम होगा? बेड वायर फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के फ्रेम में तो नहीं होने वाला। तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन का डिस्टेंस आपको बताना y एक्सिस के से। Find distance of bed from y axis at equilibrium position of bed with respect to frame if frame accelerates with constant acceleration a as shown। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं हूं यहां पर बताने के लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ओवरऑल क्या होगा, ये समझिए।
यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने ऑब्जर्वर को, आप इस प्रॉब्लम को फिर से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन चूंकि अपन स्यूडो फोर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्यूडो फोर्स की टॉपिक चल रही, तो कोशिश कीजिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करने की, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, स्यूडो फोर्स से डर ना लगे। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्वर को क्या करता हूँ, इसी के ऊपर बिठा दिया, इस फ्रेम के ऊपर अपन क्या करते हैं, इस ऑब्जर्वर को बिठा दिया, ठीक है। तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर मैं इस कंडीशन में बात करूंगा तो यहाँ पर तो नॉर्मल ऊपर की ओर लग जाएगा, mg नीचे की ओर लग जाएगा, इसके अलावा एक्सेलरेशन के अपोजिट एक स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और वही स्यूडो फोर्स क्या करेगा, इसको खींच के ऊपर लेके जाएगा, और ये खींच के एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहां से यहां अगर डिस्टेंस y0 है तो यही, सॉरी यहां से यहां x0 डिस्टेंस होने वाला, ओहो पूरा का पूरा हो गया, बना लीजिए फिर से पैराबोला। तो ये अगर डिस्टेंस x0 है, क्योंकि अगर, और इसका कोऑर्डिनेट, अगर इसका कोऑर्डिनेट x0, y0 है, तो ये डिस्टेंस आपके पास y0 हो जाएगा, और आंसर क्या पूछा है आपसे, x0 पूछा है, ठीक है। सिस्टम यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। अब इक्विलिब्रियम पर होगा तो इस पर नेट फोर्स के लिए 0 करेंगे। आइए करके देखते हैं भाई, एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी बनाएंगे, रियल फोर्सेस को पहले दिखाते हैं अपन। नॉर्मल किधर लग जाएगा, इस कर्व के परपेंडिकुलर लग जाएगा, mg किधर लग जाएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, स्मॉल mg, इसका मास स्मॉल m मान लिया। इसके अलावा एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा आपके पास स्मॉल m है, एक्सेलरेशन के अपोजिट सेंस में लग जाएगा, ठीक है। और सिस्टम यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर होगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एंगल फाइंड करेंगे। देखिए तीनों वेक्टर जो हैं, ये तो आपके पास हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकली है, ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, यानी ना एक्स में है ना वाई में है। अपन इसे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। अब कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एंगल चाहिए होगा, तो एंगल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे देखिए टेंजेंट को मैंने कर लिया है ड्रॉ, थोड़ा सा, ये आपका टेंजेंट है, येलो वाला जो दिख रहा हो, इस पॉइंट मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। और अगर यहाँ पर एंगल थीटा दे रखा है तो क्या होगा, ये वाला भी एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकली अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये लाइन आपके पास वर्टिकल है, तो ये अगर थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल 90 रखना है, और नॉर्मल जो होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। टोटल एंगल को 90 रखने के लिए 90 से 90 माइनस थीटा घटाओगे तो ये एंगल आ जाएगा थीटा। तो नॉर्मल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आपके पास आ गया n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ गया आपके पास n sin थीटा। बस अब आपकी कहानी थोड़ी थोड़ी हल्की हो गई है। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। नॉर्मल का कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, इधर n cos थीटा, इधर n sin थीटा। अगर टेंजेंट x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो चलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए n sin थीटा स्यूडो फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, किसके रिस्पेक्ट में, वायर के फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो n sin थीटा मस्ट काउंटर बैलेंस स्यूडो फोर्स दैट इज m है। उस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास n cos थीटा है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, mg है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, n cos थीटा मस्ट काउंटर बैलेंस mg। इन दो इक्वेशन को अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल, m से m कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू a/g आ गया। अगर याद हो इस टाइप का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, इंक्लाइन प्लेन वाला अगर प्रॉब्लम आपको याद हो, अभी भी हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक है और अपन इंक्लाइन प्लेन को इस तरीके से एक्सेलरेट करा रहे हैं, सो दैट ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है या इक्विलिब्रियम पे। एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, अभी भी रिकॉल करवा देता हूँ। वो वाला प्रॉब्लम काफ़ी पॉपुलर है, वो प्रॉब्लम, ये वाला नहीं, ये वाला, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट या इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। देखिए यहाँ पर भी हमने वही काम किया, वही इक्वेशन बनाया, वही चीज़ रिजल्ट आ गया, tan थीटा की वैल्यू a/g आ गया। तो इस प्रॉब्लम को अभी अपन इसी प्रॉब्लम का एक्सटेंडेड वर्जन समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस जो प्रॉब्लम अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को भी अपन इसी इंक्लाइन प्लेन वाले का एक्सटेंडेड वर्जन अपन समझ सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर फर्क ये है कि आपका जो वायर फ्रेम है वहाँ पर, इसको दूसरे पेज पे समझा देता हूँ। जैसे आपका पास ये वायर फ्रेम है ना, ये वायर का फ्रेम है, तो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा अलग होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि इस कर्व्ड सेक्शन को भी आप इस तरीके से समझ सकते हो, सोच सकते हो
कि ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक इंक्लाइंड प्लेन ही है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो हर एक्स पर बदल रहा है, यानी वेरिएबल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाला इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये था, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यानी मतलब अलग अलग जगह पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग अलग है। तो ये सवाल बेसिकली उसी सवाल जैसा है, इंक्लाइंड प्लेन वाला सवाल जैसा ही है, बस यहाँ पर फर्क ये है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दे नहीं रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें देने नहीं रखा है, उसको निकालने के लिए दूसरा है हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है, इस कर्व की इक्वेशन दे रखा है y=kx²। लेकिन आगे अगर कभी इस टाइप के प्रॉब्लम आपको दिखते हैं, कोई कर्व वाला प्रॉब्लम दिखता है, तो आपको समझ जाना है कि आप उसको भी एक इंक्लाइन प्लेन की तरह विजुअलाइज कर सकते हो जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हर जगह बदल रहा है। ठीक है, आइए इस प्रॉब्लम में वापस चले आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो x0 फाइंड करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो tan थीटा क्या होगा, थीटा क्या है, थीटा देखिए इस पॉइंट पे कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाया, और टेंजेंट जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज इसमें जो एंगल बना रहा है वही आपके पास थीटा, और tan थीटा क्या हो गया, बेसिकली टेंजेंट का स्लोप हो गया। क्या हो गया, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, और टेंजेंट का स्लोप अपन कैसे निकालते हैं, dy/dx से निकालते हैं, और इसके लिए a/g के तो बराबर है ही dy/dx। Geometrical meaning of differentiation, slope of tangent is differentiation of y with respect to x। ये आपके पास इक्वेशन दे रखा है, k जो पॉजिटिव कांस्टेंट मानते हुए अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, k कांस्टेंट है और kx² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x आ गया, यहाँ पर आपके पास a/g आ गया। किस पॉइंट पे अपन स्लोप की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जहाँ पर x के जगह पर x0 है, तो यहाँ पर x के जगह पर अपन x0 रख देंगे, और यही x0 आपसे सवाल पूछा था, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बीट फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि x0 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा था, और वो कोऑर्डिनेट आप आसानी से यहाँ से देख सकते हो। कितना आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाइनल आंसर कितना आएगा, x0 की वैल्यू कितनी होगी भाई, a/2kg, 2kg। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, x0 आ गया। मान लीजिए सवाल अगर आपसे y0 पूछा होता तो y0 निकालने के लिए इस इक्वेशन में x0 की जगह पे x के जगह पर x0 रख देते, तो y की जगह पे y0 आ जाता। तो सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया सबको। तो स्यूडो फोर्स से रिलेटेड और भी अपन डिस्कशन करते रहेंगे आने वाले टाइम पर। मैकेनिक्स अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर आपका सेक्शन 7 खत्म हो गया है, और सेक्शन 7 के साथ साथ प्योर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हमने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपका डायनामिक्स का बेस बनाता है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कीजिएगा, कॉन्फिडेंस गेन कीजिएगा। तो इसी सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 7 के साथ साथ अपन स्यूडो फोर्स के साथ साथ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को करते हैं कंक्लूड। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है, मैंने बताया था फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने बताया था यहाँ पर इंट्रोडक्शन, जब टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा रहा था उस समय, कि फ्रिक्शन बेसिकली कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है सरफेस के पैरेलल। फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर हमारा अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसके प्रॉब्लम को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी इसी सब प्रॉब्लम में अगर फ्रिक्शन दे रखा होगा तो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, वो अपन अगले चैप्टर फ्रिक्शन के अंदर देखेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को मैं करता हूँ कंक्लूड। आपको कहीं से भी कोई भी इशू है, दिक्कत है, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट कीजिए, अपने डाउट को पूछिए, वहाँ पे क्लियर आपको हो जाएंगे डाउट। चलिए आज इतना ही रहते हैं, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है, चलिए।